चलिए गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन को। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि सबको पता है। तो बढ़ेंगे आज इस सेशन में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगे, क्लास रिलेटेड, लेक्चर्स, पीडीएफ, जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर करता हूँ डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई एग्जाम, पेपर, डाउट्स हो तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। जिस तरीके से आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन, अगर आप ऐसे ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, जितने भी हमारे सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन होते हैं जीएस के अंतर्गत, तो आप मेरा पेड कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं। दैट इज 10,000 एमसीक्यू कोर्स। और इस 10,000 एमसीक्यू कोर्स में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन है ही हैं, प्लस यहाँ पे बहुत सारे जो हैं आपके एग्जाम स्पेसिफिक स्पेशल फोल्डर्स बनाए हैं। ये स्पेशल फोल्डर्स आपको एग्जाम से एक दो महीना पहले पढ़ के जाने होते हैं। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, स्टैटिक जीके का पार्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। और इसमें अगर आप वीआईपी फ्लैश कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको जो है ये कोर्स सिर्फ 1299 1299 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो परचेज कर लें। ठीक है, जीएस कोर्स की बात करूं, जो है ये थ्योरी कोर्स है हमारा, बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी है यहाँ पे। इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे, जहाँ हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाएंगे, जीएस कोर्स और 10,000 एमसीक्यू कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे। अगेन, जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करो, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाओ। क्लियर। चलिए जी, स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। इनमें से उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी रिवर है जिसे हम बायोलॉजिकल डिजास्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है उसने इसको बायोलॉजिकल डिजास्टर के नाम से बोला है। अगेन वहां पे क्या हो रहा है कि अगेन पोल्यूशन तो हो रहा है, वहां पे जो है आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता, वो भी जो है खत्म हो रही है और नुकसान पहुंच रहा है उस चीज को। और इसको रिवर को बोला है, दैट इज रिवर गोमती को बोला गया है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर बी, गोमती रिवर को बोला गया है बायोलॉजिकल डिजास्टर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। यस, गोमती। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गोमती इज द करेक्ट वन। गोमती इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। मैंने अगेन आपको बताया है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है वो किस चीज के लिए बात करती है? आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करती है। जैसे कि आपका जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपका हेडक्वार्टर है, मतलब यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है जिसके हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में है। इनका भी काम क्या है? आपके इन्वायरमेंट को बचा के रखना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना। अगेन, टेम्परेचर ना बढ़ने देना, एटमॉस्फेयर का ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, जो भी चीजें हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़ सके, तो इनका काम है। तो सेम विद द ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये भी इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा आगे है और अगेन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे करती हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, एंड दैट इज द एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम में इसके हेडक्वार्टर हैं। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 क्लियर हो गया आप लोगों को। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। लगते हैं कि हाँ ऐसा नहीं आएगा, बट इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सो ध्यान से, हर चीज को ध्यान से समझ के करना। पॉइंट समझ आया? अगेन आपको मैं बता दूं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे जो है आपका वो कब होता है? इन्वायरमेंट डे कब होता है? इन्वायरमेंट डे इज 5 जून। हमारा एक एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एंड दैट इज द ईयर 1986। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एम्स्टरडैम नीदरलैंड में है। एम्स्टरडैम जो है ये कहां पे है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, नीदरलैंड में एक जगह है हेग, यहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का पार्ट है, 15 जजेस होते हैं, हर जज का कार्यकाल 9 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीशीज डाइवर्सिटी इज relatively higher? Species diversity is relatively higher.
फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब ये होता है जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग एक ही कॉमन इन्वायरमेंट में अगर हम रह रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब वहां पे ये है कि वहां पे प्लांट, एनिमल, कोई भी स्पीशीज जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है वहां पे, मतलब उनका नंबर बहुत ज्यादा है। अगर मैं इक्वेटर और पोल्स की बात करता हूं, इक्वेटर और पोल्स की बात करता हूं, तो ऑब्वियसली बात है इक्वेटर के ऊपर ज्यादा आपकी स्पीशीज देखने को मिलेगी रेदर देन द पोल्स, क्योंकि पोल्स बर्फ वाले एरिया है, इक्वेटर टेम्परेचर, वाटर, ये सब सिचुएशन वहां पे देखने को आपको मिलेगी। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? और इनमें से सबसे ज्यादा जो है कहां पे देखने को मिलती है? सो सबसे ज्यादा इकोसिस्टम में हमारे कोरल रीफ में देखने को मिलती है आपकी बायोलॉजिकल जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी, इवन मोर देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इवन मोर देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहां से समझना है, अगर ऑप्शन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी होता और आपका कोरल रीफ भी होता तो हम कोरल रीफ को टिक करते, क्योंकि कोरल रीफ जो है आपका, यस, ये जो है 1% ऑफ द ओशन फ्लोर बनाते हैं, ये 1% ऑफ द ओशन फ्लोर बनाते हैं। लेकिन अगर मैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करता हूं तो 25% जो स्पीशीज है हमारी वर्ल्ड की वो कोरल रीफ में देखने को हमें मिलती है। यस, बिल्कुल सही। मोर देन द 25% ऑफ द मेरीन लाइफ, प्रॉपर तरीके से जो मेरीन लाइफ का 25% है आपका, क्योंकि आपको पता है पानी में, समुद्र में, सी में, ओशन में सबसे ज्यादा जो जीव जंतु मतलब पाए जा रहे हैं वहां पे स्पीशीज पाई जाती हैं वो कोरल रीफ में पाई जाती हैं, 25% ऑफ द एरिया। और कोरल रीफ जो है 1% ओशन फ्लोर का बनाते हैं। सो दिस इज बिग नंबर। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगर पेपर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता और कोरल रीफ होता तो हम किसको टिक करते? अगेन कोरल रीफ को टिक करते। तो आंसर नंबर 1 इज द सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर हम बात करते हैं कि कोरल रीफ जो हैं वो इंडिया में कहां कहां पे हैं, तो आपको सबको पता है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो यहां पे आपके कोरल रीफ्स देखने को हमें मिलते हैं। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं डेजर्ट्स की, डेजर्ट्स में प्लांट्स होते हैं और वो प्लांट्स कौन से होते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक प्लांट का मतलब क्या होता है? जो डेजर्ट कंडीशन में रह रहे हो, और इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं, मतलब बिल्कुल अंदर से धसे होते हैं, और इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते जो हैं कांटों का रूप ले लेते हैं और वो थॉर्न्स बन जाते हैं वहां पे। थॉर्न्स, THORNS, थॉर्न्स बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं वहां पे। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी जी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सो यहाँ पे देखो, पैसिफिक ओशन, कैरेबियन, ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोरल्स देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया क्या, जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट जिसे हम कहते हैं क्वींसलैंड, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वींसलैंड, और यहां पे आपको देखने को मिलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ देखने को हमें मिलता है। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रेट बैरियर रीफ दैट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, दैट इज इन द क्वींसलैंड। और ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड के ऊपर, पश्चिमी हिस्से के ऊपर मिलता है हमें किम्बरले प्लेटू। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, किम्बरले प्लेटू वेस्टर्न साइड के ऊपर। चलिए जी अगला आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जी। जी क्वेश्चन है, COP21 क्लाइमेट चेंज के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्लाइमेट चेंज COP21, ये हमें कहां पे देखने को मिला था? ये COP21 जो है ये कहां पे हुई थी, जिसे हम पेरिस पीस एग्रीमेंट भी कह देते हैं। तो पहले तो आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस या COP21। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस, COP21, यस जी। तो ये हुई थी 2015 के अंतर्गत देखने को आपको मिली थी। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये 1992 से स्टार्ट हुआ था, और आपकी जो COP21 थी वो 2015 में देखने को आपको मिली थी। पॉइंट क्लियर हो गया? अब बात यहां पे ये है कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो थी आपकी, पेरिस कॉन्फ्रेंस जो थी आपकी क्लाइमेट चेंज के लिए, इसमें इन्होंने क्या गोल रखा था? इसमें इन्होंने गोल रखा था कि जो ओवरऑल आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है 2 सेल्सियस तक, उसको आपने कम कर देना है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देना है। ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कैसे करेंगे? अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को कम करोगे। तो इट मींस इनका मेन फोकस क्या है? एनवायरनमेंट
का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आना, और कैसे, बाय रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी? तो ये इनका गोल और ऑब्जेक्टिव देखने को हमें मिलते हैं। यस, बिल्कुल सही, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज के लिए। सो पेरिस 2015 COP21 एंड दिस इज फॉर द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए जी। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पहला नेशनल एक्शन प्लान था क्लाइमेट चेंज के लिए, वो कब रिलीज किया गया था? ये कब चीज को रिलीज किया गया था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, अडेप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए ये प्रॉपर तरीके से नेशनल एक्शन प्लान था, और इसमें ये सारे 8 जो ऑब्जेक्टिव हैं इनको कंसंट्रेट कर दिया गया था एक ही जगह के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल नेशनल सोलर मिशन की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे स्ट्रेटेजिक नॉलेज क्लाइमेट चेंज के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, ग्रीन इंडिया मिशन के लिए, सस्टेनेबल इकोसिस्टम के लिए, वाटर मिशन के लिए, सस्टेनेबल हैबिटेट और आपका एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8 ऑब्जेक्टिव को हमने किस में डाल दिया? नेशनल एक्शन प्लान ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। एक्चुअली इसमें क्या था, चाहे आप वाटर को ले लो, एयर को ले लो, क्लाइमेट चेंज को ले लो, रिन्यूएबल एनर्जी को ले लो, सभी चीजों को इन्होंने एक ही चीज में डाल दिया, एंड दैट इज द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पहला नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया था 2008 में। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का, तो ये 8 के 8 आपको पता होने चाहिए। क्या? सोलर मिशन, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनहांस्ड नॉलेज और प्लस हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में, वाटर के लिए, सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए और आपकी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। सो ऑल टुगेदर इन्वॉल्व इन द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये याद रखना है चीजें आपको। चलिए अगला आंसर बताइए। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो है यहां पे कौन सा है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो है यहां पे कौन सा है? यस बताइए। देखिए पहली बात तो इकोसिस्टम मैंने आपको बता ही दिया था, अगेन लिविंग एंड नॉन लिविंग आर टुगेदर इन द सेम इन्वायरमेंट। तो सबसे ज्यादा यहां पे मोस्ट स्टेबल जो देखने को मिलता है एंड दैट इज द मैरीन और ओशन। व्हाई? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अदरवाइज अगर मैं कोरल्स की बात करता हूं तो हमारे इतनी % ऑफ स्पीशीज को रखते हैं। ये सबसे ज्यादा स्टेबल इसीलिए हैं क्योंकि अगर मैं बात करूं हवा टेम्परेचर का, तो ये लेस और मतलब कांस्टेंट रहते हैं, ज्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता। तो मतलब सन की वगैरह सब चीजें आती हैं, टेम्परेचर, लाइट, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लंबे समय तक जो है ये कांस्टेंट रही है। बट वो अलग बात है, आजकल आप प्लास्टिक वगैरह इतना यूज कर रहे हैं हम लोग, और सब कुछ जो है गटर में जाता है, एंड फिर उसके बाद रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड देन ओशंस में, सी में, ओशन में, इस तरीके से वहां पे आपको मिलता है, ये प्लास्टिक मिलने लग गए हैं, जिससे हमारी जो है मेरीन लाइफ जो है इफेक्टिव होने लगी है, मतलब इफेक्ट होने लग गया उस चीज के ऊपर। पर बात यहाँ पे ये है कि बट अदरवाइज सब में फिर भी स्टेबल कौन सा है आपका? दैट इज मेरीन। क्योंकि फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट की बात करें तो यहां पे अगेन सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारा मैन मेड डिजास्टर्स का, यानी कि जो हम कर रहे हैं, फॉरेस्ट, जंगलों में आग लगनी, फॉरेस्ट को काटना, डिग्रेडेशन वगैरह, माउंटेन्स को फिर काटी जा रहे हैं हम अगेन रास्ता बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, ये सब चीजें कर रही हैं। डेजर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो डेजर्ट भी आगे जो है इंटेंसिफाई होंगे, और अगेन मतलब फॉरेस्ट काट के डेजर्टिफिकेशन की तरफ हम लेके चले जा रहे हैं, नुकसानदायक है हमारे लिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? जी, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? मेरीन, ओशन इज द करेक्ट आंसर, समुद्री महासागर। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे देख लीजिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, ये स्पीशीज सब कुछ यहां पे देखने को हमें मिलता है। अगला बताइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहा जाता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जब आप ग्लोबली टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस से, तो उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वो 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेटस मिला है वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
और परफ्लोरोकार्बन। सो ऑल दीज 6 आर ग्रीन हाउस गैसेज। क्लियर। इसके अलावा जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज, वाटर वेपर, इंफ्रारेड रेज, वाटर वेपर, ठीक है, और आपका जो है और कौन सा आ गया, ओजोन, ये क्या करती हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करती हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं। तो क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं ये, तो ग्लोबली टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। सो दिस इज द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान में वृद्धि, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। वही है, सोलर रेडिएशन आई और उसको बाहर नहीं जाने दिया। अगेन इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला बताइए, इनमें से कथन आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल डिजास्टर कैन कॉज मैक्सिमम डैमेज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। अगर नेचुरल डिजास्टर की बात करें, साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन आ गई, चक्रवात जिसे आप कहते हैं, सुनामी आ गई, और जो है आपके ये सब चीजें आ गई, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड होने की तरफ चल रही हैं, अगर सबसे ज्यादा नुकसान यही करेंगे, मैंग्रोव्स वगैरह वहां पे ना हुए, या कोई भी आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान देना, सबसे ज्यादा वो डेवलपिंग कंट्रीज में करेगा। अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज में करता भी है, अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज में करता भी है, तो उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि मतलब नुकसान क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पैसा है, लेबर है, सब चीजें हैं, तो दोबारा से बना सकते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में वो सबसे ज्यादा नुकसान प्रोवाइड करेगा हमें। तो ये तो पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज मैन मेड, बिल्कुल सही है। ये मैन मेड जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, 1984 में देखने को मिला था, और इसमें एक गैस लीकेज हुई थी, दैट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। इंडिया इज डिजास्टर फ्री कंट्री, इंडिया जो है डिजास्टर फ्री कंट्री है, गलत। कहां से डिजास्टर फ्री हो चुका है? नो डाउट हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में जो आया था, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया डिजास्टर फ्री है। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, यहाँ पे अवलेंचेस होते हैं, यहाँ पे सुनामी आई हुई है, साइक्लोन्स आते हैं, तो डिजास्टर फ्री नहीं है हमारा देश। पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी? फ्लड्स आते हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। मैंग्रोव्स रिड्यूस देयर इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन्स, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। कैसे मैंग्रोव साइक्लोन्स का इंपैक्ट को कम कर देते हैं? मैंग्रोव्स की जो जड़ें होती हैं ना, वो पानी में ऐसे इतनी धसी होती हैं नीचे की तरफ कि इसके ऊपर कोई भी पानी का इफेक्ट पड़ेगा, टाइड्स का इफेक्ट पड़ेगा, तो ये हिलेंगे नहीं, मतलब ऐसे झूलेंगे, लेकिन इसके ऊपर साइक्लोन या सुनामी के इफेक्ट को कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रूट्स जमीन में जुड़ी होती हैं आगे। क्लियर? दलदल वाली जो चीजें होती हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये साइक्लोन के इंपैक्ट को रिड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 4 इज द राइट आंसर, 1 2 4। क्लियर हो गया? 1 2 4। नेक्स्ट बताइए, फॉरेस्ट टाइगर, सॉरी प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारा, ये किस चीज के लिए है? अगेन टाइगर की पॉपुलेशन को आपको कंट्रोल रखना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, और इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री इसमें आती है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, 1973 में लॉन्च किया गया था 1973 में। 86 में इन्वायरमेंट वाला था, 1972 में आपका जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, वाइल्ड लाइफ, 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट था, ये याद रखना है आपको। आंसर नंबर डी, क्लियर? आंसर नंबर डी 1973। और जो है इसीलिए हमारा नेशनल जो आपका दैट इज एनिमल है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। चलिए अगला बताइए, प्रोजेक्ट एलिफेंट डेड बिल्कुल 1992 में लगाया गया था, 1992 में। तो क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारे सामने, एंथ्रोपोजेनिक बायोम किसे कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक बायोम का मतलब यहां पे क्या है? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या हो गया? अगेन मैन मेड, जो
एक व्यक्ति ने खुद बनाया हो, बहुत सारे व्यक्तियों ने बनाया हो। बायोम का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे इकोसिस्टम उसमें आ रहे हैं। वहां पे मेरीन भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, नॉर्मल वाला भी हो सकता है, कोई भी आपके उसमें इकोसिस्टम हो सकते हैं। अब बात यहां पे ये है, फ्रेश वाटर नहीं, ग्रासलैंड नहीं, रेन फॉरेस्ट नहीं, ये तो नेचुरल हैं, ये नेचुरल हैं। क्रॉपलैंड, यस, क्रॉपलैंड जो है ये आपके द्वारा बनाए जाते हैं। क्रॉपलैंड जहां पे आप बीज की खेती, जो भी आप खेती वगैरह करते हैं, सो क्रॉपलैंड इज द करेक्ट आंसर। यस, क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड की बात करूं, अर्बन, रूरल, ये सब चीजें जो हैं आपके द्वारा बनाई गई हैं, तो आंसर नंबर डी, क्रॉपलैंड इज द करेक्ट आंसर, क्रॉपलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन गलत करने के चांसेस रहेंगे आपके। इनमें से ऐसी कौन सी स्पीशीज जो है जो कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक अपने पानी को मतलब जिंदा रह सकती है? ये स्पीशीज वो स्पीशीज है जो मेनली आपको वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। ये पानी को स्टोर तो कर लेती है अपना मेटाबॉलिक रेट को कम करके, जो भी आपकी रिएक्शन चलती है बॉडी में, उस मेटाबॉलिक रेट को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, लो कर रहे हो। इसी कारण वो डेजर्ट वाली कंडीशन में ज्यादा देर तक रह पाते हैं। अगर मेटाबॉलिक चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसी कारण वो क्या कर रहे हैं, पानी को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पा रहे हैं। तो इनमें वो कौन सी स्पीशीज देखने को आपको मिलती है? एंड दैट इज द कंगारू रैट, कंगारू रैट। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कंगारू तो है मार्सुपियल एनिमल्स हैं, कंगारू तो मार्सुपियल एनिमल्स हैं जो कि बच्चों को अपने आगे पाउच में लेके होते हैं, लेकिन कंगारू रैट एक ऐसा चीज है जो अपने मेटाबॉलिक रेट को कम कर लेता है, जिसके कारण पानी वो ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो पाता है वहां पे। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नो डाउट कैमल भी जो है हमारे इंडिया में पानी को स्टोर कर लेता है, क्लियर। और जो उसके अंदर जो हम्प बना होता है ना, वो हम्प बना होता है पीछे ऊपर, मतलब बॉडी के ऊपर, नेक के पास, वो हम्प के अंदर पानी स्टोर होता है, लेकिन इतना नहीं कर पाता जितना कंगारू रैट कर लेता है। वो जो हम्प बना होता है वो किस चीज का बना होता है? एडिपोज टिश्यू का। जो हम्प बना होता है वो एडिपोज टिश्यू का बना होता है, यानी कि फैट होती है वहां पे। तो आंसर नंबर डी, कंगारू रैट इज द करेक्ट आंसर, कंगारू रैट। अगला बताओ, इंडिया का पहला मेरीन बायोडायवर्सिटी जो है आपका कहां पे लॉन्च किया गया था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो है ये लॉन्च किया गया था मेरीन बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, मतलब जो आपकी समुद्री जो जैविक विविधता है उसको बचाने के लिए, और अगेन टेक्निकल एक्शंस लेने के लिए। तो ये कहां पे है? सो दिस इज इन द मेरीन के लिए है आपका गुजरात में, तो गुजरात में है ये। तो गुजरात में कहां पे है? दैट इज इन द जामनगर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात जामनगर इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। यस, गुजरात जामनगर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला बताइए, डाचिगम जो आपका नेशनल पार्क है ये किसमें है? यस, ये किसमें है? डाचिगम नेशनल पार्क जो है इसमें वो किसमें एसोसिएट करता है? यहां पे सबसे ज्यादा वहां पे क्या देखने को आपको मिलता है? सो दैट इज द हंगूल और कश्मीरी स्टैग। हंगूल और कश्मीरी स्टैग इसको कहते हैं। ये जो कश्मीरी स्टैग और हंगूल है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है आपका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि IUCN देती है। ये हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1978 के अंतर्गत आता है। अनेक्स्चर 1 स्पीशीज के अंतर्गत आता है, जहां पे अगर आपने इसको कुछ भी किया तो हाई पेनल्टीज वहां पे घोषित करी जाती हैं आपको, और बहुत ज्यादा हाई पेनल्टीज दी जाती हैं अगर आपने इसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफेंस कुछ भी करते हो, तो ऑब्वियसली बात है आपको हाई पेनल्टीज मिलेंगी यहां पे। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी जी, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, डाचिगम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला आंसर बताइए। वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे जो है आपका सेलिब्रेट कब किया जाता है? यहां पे वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे कहां पे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन, दैट वाज 22 मई, मई 22 को सेलिब्रेट करते हैं। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मार्च 22 को कौन सा है, अप्रैल 22 को कौन सा है? ये दोनों आपको तीनों पता होने चाहिए। यस,
बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को होता है। यस, बिल्कुल सही, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्जामिनर आपको हमेशा क्वेश्चन ऐसे डालता है कि आपको जानबूझ के गलत करवाने की कोशिश करता है, तो वही मैंने करी है कोशिश यहाँ पे। तो गलत करवाने की कोशिश करी है, और जिसमें आप ए आंसर भी डाल रहे हैं और भी बाकी आंसर डाल रहे हैं, जो भी है, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, दैट इज 22 ऑफ मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है आपको कहां पे देखने को मिलेगी? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का मतलब अगेन वहां पे है जहां पे आपका टेम्परेचर कंडीशन नॉर्मल होंगी, या फिर साथ के साथ बारिश वाला पार्ट भी होगा, रेनफॉल भी होगा, टेम्परेचर कंडीशन भी देखने को आपको मिलेंगी। तो ये इनमें से सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलेंगी? मैंने अभी आपको बताया था सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको कोरल रीफ में देखने को मिलती है। कोरल रीफ के बाद कहां पे देखने को मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जैसे कि हमारा इंडिया में वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न हिमालयस हैं। क्लियर? सो दीज आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, सुंडालैंड वाला और अंडमान निकोबार वाला, तो यहां पे आपके दो देखने को मिलते हैं। सो दे आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द जो है आपके ये सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। चलिए अगला आंसर बताइए। ये अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये दोबारा से क्वेश्चन डल गया 2008, जिसमें हमने 8 ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया था। ये तो दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमने सोलर मिशन, वाटर मिशन, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, अगेन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नॉलेज क्लाइमेट चेंज के लिए, और सस्टेनेबल हैबिटेट, हिमालयन इकोसिस्टम, ये सब बातें करी थी हमने यहाँ पे 2008। सो ये 8 ऑब्जेक्टिव हैं, ये याद रखना। अगला बताइए। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है आपका, ये कब देखने को मिला था? यस, एयर कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट जो है ये कब इनेक्ट किया गया था? देखिए, इनेक्ट करने की बात अगर हम बात करते हैं तो दैट इज इन द ईयर 1981। जो लागू कब किया गया था? 87 में लागू किया गया था, इन्फोर्स किया गया था यहाँ पे। और ये एयर पोल्यूशन अगर हो रहा है हमारे देश में, बढ़ता चला जा रहा था, और उस चीज को कंट्रोल करने के लिए अगर एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, सपोज करो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो एयर पोल्यूशन से होगा क्या? आपके ऑब्वियसली बात है, सांस लेने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लोगों की डेथ भी हो सकती है। अगर मदर प्रेग्नेंट है उसको भी इशू हो सकते हैं, बच्चे में इशू हो सकते हैं, और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो सकती है, खराब हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो पोल्यूशन अगर होगा तो वहाँ की हवा अनुकूल नहीं होगी, ना प्लांट्स के लिए ना एनिमल्स के लिए। अगेन बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। सो आंसर नंबर क्या बनेगा यहाँ पे? डी इज द करेक्ट आंसर, 1981। ये पता है 86 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे, 72 इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब पता है आपको। आंसर नंबर डी, 1981 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द 1981। क्लियर? एयर क्वालिटी को अगर डिटेरियोरेट हो रहा है, उस चीज को करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये इस चीज को लगाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, नेशन वाइड प्रोग्राम है ये वाला आपका। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू, देखिए कंजर्वेशन हम एनिमल स्पीशीज की कैसे करते हैं, प्लांट्स कैसे करते हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू में। इन सिटू का मतलब वो होता है अगर आप किसी स्पीशीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहे हैं, तो अगर आप उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में रख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड आपका इन सिटू, अगर आप नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर रख रहे हैं। एक्स सिटू क्या होता है? एक्स सिटू वो होता है अगर उसके आप नेचुरल इन्वायरमेंट से आपने उसको निकाल लिया और फिर आप उसको आर्टिफिशियल जो है इन्वायरमेंट में उसको रख रहे हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि आप जो घरों में वो लगा लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मैरीन लाइफ टाइप्स, तो वो आर्टिफिशियल है। कौन समझ आया? तो अब बात क्वेश्चन यहाँ पे करता है कि इन सिटू इनमें से कौन सा नहीं है। इन सिटू इसमें कौन सा नहीं है? नेशनल पार्क इन सिटू है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सिटू है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू है। सो बोटेनिकल गार्डन्स आर नॉट द इन सिटू, दिस इज द एक्स सिटू, दिस इज द एक्स सिटू। बोटेनिकल गार्डन्स की अगर मैं बात करता हूं और जू की बात करता हूं, ठीक है, और जो है आप घर में, मतलब जो घर में आप मेरीन लाइफ रखते हैं, सो दीज आर द एक्स सिटूज, नॉट द इन सिटूज। पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी? सो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर।
सो यहाँ पे देख लीजिए बोटेनिकल गार्डन, जू वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे इसको हम एक्सिटू कहते हैं। एम्ब्रियो बैंक्स, जीन बैंक्स, सीड बैंक्स, पॉलन बैंक्स, स्पर्म, एग, ये बैंक्स होते हैं। सो दीज आर द एक्सिटूज। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो आप नेचुरल इन्वायरमेंट में रखते हो, नेशनल पार्क्स, क्लियर, अगेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, साइंटिफिक रिजर्व के लिए आप रखते हैं। सो दीज आर द इन सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट बताइए, अनेक्स्चर 1 कंट्रीज किस में आती है, इनका ओरिजिन कहां पे है? अनेक्स्चर 1 कैटेगरीज कंट्रीज का ओरिजिन देखने को मिला था आपको क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल में देखने को आपको मिला था, दैट इज इन द 1997, जो इफेक्टिव हुआ था 2005 में इफेक्टिव हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, जहां पे इनका मेन एम क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को आपने कम करना है। और एनेक्स्चर 1 कंट्रीज में वो आते थे जो कि बहुत ही हाईली डेवलप्ड कंट्रीज देखने को हमें मिलती हैं। एनेक्स्चर 2 में वो कंट्रीज आती थी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कि हेल्प कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। सो दैट इज द पार्ट, क्लियर। तो ये तो आपका पार्ट नहीं बनेगा, समझ आया आप लोगों को? तो ये छोड़ो, अब यहां पे बात करते हैं कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जो आपका जो कार्टाजीनो प्रोटोकॉल जो देखने को मिला था। सो दैट इज इन द 2003 के अंतर्गत, बिल्कुल सही, 2003 के अंतर्गत हमें देखने को हमें मिला था। समझ आया आप लोगों को? 2003 के अंतर्गत। एक सेकंड रुकिए, सॉरी, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, एक मिनट। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ये था क्लीन इन डेवलपमेंट के लिए, ये तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो मतलब ये वाला पॉइंट सही है आपका, ठीक है। एनेक्स्चर 1 कंट्रीज और थी, क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका अलग चीज है, तो मतलब सी वाला ऑप्शन तो सही है आपका, क्लियर। कार्टाजीना प्रोटोकॉल 2003 में हुआ था, जिसमें ये हुआ था अगर आप लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से जी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो आपने उस स्पीशीज को ऐसे यूज करना है, उसकी प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग हो, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट किया जाए ताकि जो है अगेन नुकसानदायक कुछ भी ना हो। तो दिस इज द कार्टाजीना प्रोटोकॉल। दूसरा है नागोआ प्रोटोकॉल। नागोआ प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था, बिल्कुल 2010 में देखने को मिला था। और इसमें बात किया गया था कुछ भी आपको मिलता है अगर, तो आपने क्या करना है, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, मतलब आपने प्रॉपर तरीके से उस चीज को, बेनिफिट को सभी के साथ शेयर कर देना है। दैट इज द नागोआ प्रोटोकॉल। सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्टिफाइड एमिशन, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ओनली सी, थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ओनली। नेक्स्ट बताइए, यूनाइटेड नेशन REDD प्लस प्रोग्राम, दैट इज रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, रिडक्शन एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसको आपने कंजर्व करके रखना है। 2005 में ये देखने को आपको मिला था, और आपने बताना है इसके लिए स्टेटमेंट कौन से करेक्ट आपको माने जाते हैं। और इसमें हमने बोला था कि हम बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन करेंगे, बिल्कुल सही बोला गया था यहाँ पे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम बचा के रखेंगे, उसको रेजिलिएंट बना के रखेंगे, सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे ताकि पॉवर्टी रिडक्शन हो जाए। तो ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं, यूनाइटेड नेशन रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड जो है डिग्रेडेशन। तो ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव आपके सही हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 इज द राइट वन। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। यूनाइटेड नेशन, ये आपका प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की। यस, चलिए जी, क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज ए रजिस्टर ऑफ। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो किस चीज का आपका जो है एक रजिस्टर है, कि कौन सी चीजें जो हैं आपकी इसमें देखने को आपको मिलती हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत। देखिए, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है आपका वेटलैंड के साथ संबंधित है, वेटलैंड के साथ जो है आपका संबंधित है, वेटलैंड के साथ संबंधित है। और इसके साथ जो भी चीजें, अगर कोई भी ऐसी चीजें जो कि आपके वेटलैंड्स को परेशान करती हैं या दुखी करती हैं, या हमारी ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी इकोलॉजी को खराब करेगी, वो इसके साथ जो है लिंक करते हैं, दैट इज अ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के साथ। सो पॉइंट नंबर 1, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड देयर इकोलॉजिकल हैजार्ड आउटसाइड देयर नेटिव एनवायरनमेंट, ये गलत है।
वेटलैंड साइट्स अंडर द थ्रेट ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। यस, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है? मैन मेड। ऐसी एक्टिविटीज जो एक आदमी एक मैन मेड मतलब ह्यूमन करता है और उससे जो थ्रेट आ रहा है वेटलैंड्स को, उसके लिए आपका मॉन्टेक्स रिकॉर्ड देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ये वेटलैंड्स की। सो वेटलैंड्स के लिए एक कन्वेंशन साइन हुई है, आपको पता है, दैट इज द रामसर कन्वेंशन। रामसर साइट्स का स्टेटस मिलता है 1971 में बना था। रामसर एक जगह है ईरान के अंतर्गत। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर? ये याद रखना है आपको। और ये आपका बनेगा सेकंड ऑप्शन। इंडेंजर्ड स्पीशीज की अगर मैं बात करता हूं तो इंडेंजर्ड स्पीशीज में रेड डेटा बुक होती है आपकी, रेड डेटा बुक, जो कि IUCN छापता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर छापता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन। जाने के हम लोग जो कि वेटलैंड्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है आपका मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत। सो यहां पे दोबारा मैं पढ़ा देता हूं आप लोगों को, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या कहता है। सो ये उन चीजों का रिकॉर्ड है जो कि वेटलैंड्स के ऊपर बात करती है, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स के ऊपर, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जहां पे अगर आप कुछ भी तब्दील करते हो, इकोलॉजिकल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आती है आपके कारण, उन चीजों को इंटेंशन मतलब ये रिकॉर्ड रखता है और प्लस उसको कंजर्व करने की बातें यहां पे आती हैं। सो ये क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट। ये रामसर साइट्स के साथ जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। शाबाश। चलो एक क्वेश्चन आप बताओ, रामसर साइट्स टोटल इंडिया में कितनी है? ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इंडिया में रामसर साइट्स कितनी है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और जहां जहां पे जो जो स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन कौन सी साइट से, कौन कौन सी मतलब स्टेट से आपकी स्टेट में जो है आपकी देखने को मिलती है रामसर साइट्स। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यहां पे बात करता है इन्वायरमेंट के रिलेटेड। इन्वायरमेंट को आपने प्रोटेक्ट रखना है, उसके लिए जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत वो कौन सा है? दैट इज द 1986। इसमें हमने क्या करना है? हमने इन्वायरमेंट को बचाना है, क्लियर, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। क्यों? कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करती है उससे हमें बचाना है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? पहला, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना, इन्वायरमेंट के अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा, उस चीज को बचा के रखना। और ऐसे कोई भी चीजें जो हमें दुखी करती हैं, इन्वायरमेंट को दुखी करने का मैं बार बार आज वर्ड यूज कर रहा हूं, दुखी का मतलब यहां पे यह है कि जो हमें थ्रेट देती है, हमारे ह्यूमन बींग्स थ्रेट देते हैं इन्वायरमेंट को, चाहे आप पेड़ों को काट के लगा लीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का लगा लीजिए, जो धुआं प्रदूषण, जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उस चीज की बात कर लीजिए, उस चीज को प्रिवेंट करना है आपको। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है आपका, उससे हमें बचाना है। प्लस जो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करके रखने हैं, और प्रॉपर तरीके से आपको जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन है वो ऐसे रखनी है ताकि इन्वायरमेंट को जो है इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जो है आपका ना पड़ सके। और प्लस आपने कोई भी अगर हजार्डियस सब्सटेंस आप जो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहे हैं, उसका प्रॉपर तरीके से सेफगार्ड और प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करके जो है एक जगह से दूसरी जगह तक आपको पहुंचाना है। और साथ के साथ जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साथ जो भी रिसर्च आपकी रिलेट करती है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करवाना है इस चीज को। सो दिस is all related with the Environment Protection Act 1986। सीधी सी बात है, मेनली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है किसी भी तरीके से आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पे 1986 हो गया। अब बात करें इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को, ये तो सबको पता होगा। इन्वायरमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर कहां पे है? नैरोबी कीनिया में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी एम्स्टरडैम के अंतर्गत, जो नीदरलैंड का पार्ट है, एम्स्टरडैम नीदरलैंड। और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, दैट इज द एम्स्टरडैम। अगेन इन्वायरमेंट चीजों के साथ संबंधित है ये। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन, 1986 इज द राइट वन। एक यहां पे ईयर इंपॉर्टेंट बहुत है, दैट इज 1992 का, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको दिस इज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए जो है आपका डेवलपमेंट के लिए जो है देखने को मिला था। दिस इज अर्थ समिट, रियो समिट भी इसको कहते हैं क्योंकि रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 का। सो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी, दैट इज 1986 इज द करेक्ट वन, 1986। चलिए अगला आंसर बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। शाबाश। देखिए, इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। देखिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इकोलॉजिकल सक्सेशन वर्ड का मतलब क्या होता है।
दो तरीके के सक्सेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जहां पे कोई भी जगह नहीं थी, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो पहले आपकी एग्जिस्ट करती हो। पॉइंट समझ आया? जो आपकी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, पहली मतलब पहली प्रजाति जो आई है, यानी ये पहली बार आई है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी में क्या था? सेकेंडरी में होता है कि पहले कोई था, ठीक है, ये पहले कोई था, फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डिफॉरेस्ट कर दिया गया, किसी भी तरीके से दोबारा से इसके ऊपर जो है नई प्रजाति आती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। ध्यान से समझना, प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जहां से जीरो लेवल से आप चीज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ट्रीज उगाना, बेयर एरिया था, खाली एरिया था, वहां से ट्री ग्रास वगैरह उग रहे हैं, तो दैट इज प्राइमरी। फिर उसके बाद अगर वहां पे ट्री काट दिया जाए, घास काट दिया जाए, दोबारा से एक प्रजाति फिर आगे बढ़ती है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जी जी बिल्कुल, इसको मतलब एक वेग टर्म में आपको मैंने बताया है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे प्राइमरी सक्सेशन है बिल्कुल बेयर एरिया से, खाली एरिया से। सेकेंडरी सक्सेशन में एक ऐसी चीज होगी जिसमें ऑलरेडी कुछ टाइम पहले कोई स्पीशीज एग्जिस्ट करती होगी, कुछ रहती होगी वहां पे, तो वो आपका सेकेंडरी में आता है। ये होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अब बात यहां पे ये है कि ग्रासलैंड्स के अंतर्गत जो ट्री है वो रिप्लेस नहीं कर पाते ग्रासेस को। क्यों? पहली बात तो ग्रासलैंड्स की बात आ गई, डेजर्ट कंडीशन की बात आ जाती है यहां पे। जब डेजर्ट कंडीशन की बात आ गई तो ट्रीज को तो चाहिए होगा, जो पेड़ पौधे हैं आपके, उनको तो चाहिए होगा क्या? पानी ज्यादा चाहिए होगा, लाइट ज्यादा चाहिए होगी। ग्रासेस को उतनी नहीं चाहिए होती, ठीक है। सो जब आपके ग्रासलैंड है, बंजर भूमि है, मतलब आई मीन डेजर्ट्स है वहां पे, तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा वाटर, बिकॉज वाटर लिमिट्स एंड फायर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वहां पे जो जल है वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है ये ग्रासेस जो है ट्रीज में नहीं बदल पाती। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी, तो आंसर नंबर सी इज द राइट वन। यहां पे देख लीजिए, ये प्राइमरी सक्सेशन का पार्ट है, पायोनियर स्पीशीज, इंटरमीडिएट क्लाइमेक्स। एक्चुअली क्या होता है, जब बिल्कुल बंजर भूमि होती है, बे रॉक होती है, उसके ऊपर लाइकन आ गया। लाइकन आपको मैंने बताया था फंगस और एल्गी की मिश्रण होता है। अगर लाइकन हवा में प्रेजेंट होते हैं तो हवा साफ है, अगर ये एब्सेंट हो जाते हैं तो मतलब वहां पे सल्फर पोल्यूशन देखने को आपको मिलता है, सल्फर पोल्यूशन देखने को मिलता है अगर ये एब्सेंट हो जाए। तो यहां पे लाइकन आएंगे, लाइकन आने के बाद जो है छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं आपके ग्रो करने स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है ग्रास आ जाएंगे, और थोड़े थोड़े जो पेड़ पौधे ऐसे जो लगातार सालों साल चलते हैं, हर साल में चलते हैं, ये तो आपकी आ जाती है स्पीशीज जो है पायनियर। पायनियर में मतलब बंजर भूमि से एक पेड़ तक आने का, पौधे तक आने का प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड आपका पायनियर। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट स्पीशीज में क्या होता है कि छोटे छोटे जो ग्रासेस होते हैं ना, वो छोटे छोटे पौधों में, श्रब्स में, हर्ब्स में, क्लियर, इन चीजों में जो है ग्रो करने लग जाते हैं। फिर आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहुंचती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से जो बड़े बड़े ट्रीज हैं आपके यहां पे देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द सक्सेशन जो पेपर में पूछे जाते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस पूछा जाता है। प्राइमरी में मतलब जो प्राइमरी सक्सेशन है उसमें स्टेजेस क्या हैं? द फर्स्ट वन इज द पायनियर, देन उसके बाद इंटरमीडिएट, देन इज द क्लाइमेक्स। और मैंने आपको तीनों समझा दी हैं, डिफरेंस मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर? दिस इज द प्राइमरी सक्सेशन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। पायोनियर, नॉट ए पनीर, ठीक है। सो यूज योर कॉमन सेंस, यू आर एडल्ट, यू आर इन द कॉम्पिटिशन, डॉट पनीर। व्हाट इज पनीर? बुलशिट। ये क्या बातें करते हो रहते हो यार तुम लोग? थोड़ा सा मतलब ध्यान रखा करो ना, कॉपी में यहां पे क्या पढ़ रहे हो तुम? मैं क्या पनीर वर्ड यूज कर रहा हूं? दिमाग मत खराब किया करो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं जब चले जाओ यहां से। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, ठीक है, वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? यस बताइए। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, जहां पे ऑर्गेनिज्म लिव रहता है, जहां पे रहता है, उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि आप लोग, ठीक है, आप जिस घर में रहते हो वो आपका हैबिटेट है, और उस घर में, ठीक है, जिसको पनीर सूझ रहा था वो पनीर लाता है, सब्जी बनाता है, सर्व करता है, ठीक है, और वो उसका फंक्शन है। मतलब सब्जी भी लेके आओ, ठीक है, उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से ये सब चीजें करो, मतलब सब्जी भी बना, ठीक है, और तू फिर खाना भी परोस के दे, ये तेरा काम है। तो दैट इज कॉल्ड योर फंक्शन। हैबिटेट में रहने का फंक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नीश कहा जाता है। पॉइंट समझ आया? तो यहां पे वर्ड हैबिटेट तो नहीं है, तो उसका आंसर क्या बनेगा? एकोमोडेशन।
मतलब एकोमोडेशन, जहां पे आप रहते हैं, दैट इज एकोमोडेशन। लेकिन फंक्शन की बात करी जाए तो दैट इज कॉल्ड आपका नीश, उसे हम कहते हैं। समझ आया आप लोगों को? इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? यस, इकोसिस्टम का यहां पे आपके लिविंग और नॉन लिविंग जो है आपके प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट के साथ जो है मिलते हैं और काम करते हैं, और मतलब जो भी है वो एक कॉमन इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। बायोम क्या होता है? बायोम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं तो एक बायोम बन जाता है। यस, समझ आया? बहुत सारे बायोम इकोसिस्टम मिलते हैं तो बायोम बन जाता है। तो आंसर नंबर जो है आपका क्या था? ऑप्शन नंबर ए, एकोमोडेशन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलता है आपका, और एनर्जी ट्रांसफर वगैरह देखने को आपको मिलते हैं। प्लांट्स खाना बनाते हैं, हर्बीवोर्स उसको खाते हैं। प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं, खाना खुद बनाते हैं। हर्बीवोर्स उनको खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाने के लिए जो है कार्निवोर्स बैठे हैं। तो इस तरीके से आपकी फूड चेन चलती है। पॉइंट समझ आया? और फूड चेन के अंतर्गत जो है आपका प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज एक दूसरे को खा सकती हैं, कोई भी किसी को कुछ खा सकता है। पॉइंट समझ आया? सो दिस इज द आपका फूड चेन। और जब भी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर एनर्जी जाती है तो 10% एनर्जी जो है आपकी ट्रांसफर होती है। ये 10% एनर्जी का जो लॉ है ये किसने बताया था? लिंडमैन ने बताया था। 10% लॉ किसने बताया था? लिंडमैन ने हमें बताया था। तो ये याद रखना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट बतानी है, गलत कौन सी सही कौन सी। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। ये पॉइंट जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि एक कॉमन एनवायरनमेंट में रहती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। पॉइंट समझ आया? डिपेंडेंट होती हैं। सारे ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मैंने अभी फूड चेन की बात करी थी, फूड चेन में जो ये वाला पार्ट है, जैसे प्लांट्स ने खाना बनाया, हर्बीवोर्स ने खाया, फिर कार्निवोर्स ने उनको खा लिया। सो ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो दैट मींस इकोसिस्टम के अंतर्गत सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ना कि नॉट इंडिपेंडेंट। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, अभी हमने बात करी थी। इन्वायरमेंट तो ह्यूमन एक्टिविटी से प्रभावित है ही है। पोल्यूशन की बात ले लो, एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करने की बात ले लो, तभी चिपको मूवमेंट आपके देखने को मिलती है 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने करी थी, जहां पे पेड़ के साथ चिपक जाते थे। तो क्यों किया था? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी है यहां पे। पोल्यूशन की बात लगा लो, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की बात लगा लो, डिजर्टिफिकेशन की बात लगा लो, इसमें बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ह्यूमन एक्टिविटी आती है। और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो भी चीजें होती हैं उन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहा जाता है, ये याद रखना। सो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ट्रू है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए गलत है और आर इसका सही ऑप्शन है। यस, समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड। एक ही पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, उसमें हम ए फसल भी उगा रहे हैं, दूसरी भी उगा रहे हैं, तीसरी भी उगा रहे हैं, सारा साल जो है एक ही जगह के ऊपर हम क्रॉप्स उगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी क्रॉपिंग कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग। क्लियर? मतलब एक ही जगह के ऊपर ज्यादा फसलें उगाना, दैट इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग। सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम एक ही फील्ड में, जहां बहुत सारे फील्ड में मल्टीपल क्रॉपिंग जो है आप करते चले जा रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग जो है आप करते चले जा रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग ये हम करते चले जा रहे हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। बहुत सारे आपकी जो मल्टी क्रॉपिंग है वो एक साथ जुड़ के क्या बना लेती है? इंटरक्रॉपिंग का पार्ट बना लेती है। ये याद रखना। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए एक ही फील्ड के ऊपर ज्यादा फसलें उगाना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, और एक ही मल्टीपल क्रॉपिंग जो है होती चली जाए तो दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। पॉइंट समझ आया? सो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहां पे देख लीजिए, व्हाट इज मल्टी क्रॉपिंग? मल्टी क्रॉपिंग का मतलब है जब आप एक से ज्यादा सेम फार्मलैंड में जो है जो फसलों को उगाते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? सेम सीजन के अंदर दो या दो से ज्यादा फसलें उगाने को। चलिए अगला आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस और ए गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओजोन जो है आपकी कहां पे होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, जहां पे आपके जेट प्लेन्स चलते हैं। समझ आया? जो जहाज वगैरह चलते हैं यहां पे चलते हैं। ओजोन लेयर यूवी रे से हमें बचाती है, अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाती है। ओजोन की जो थिकनेस होती है वो हम मेजर करते हैं किससे?
डॉप्सन यूनिट से। पॉइंट समझ आया? डॉप्सन यूनिट से हम मेजर करते हैं आपकी ओजोन लेयर की थिकनेस को। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारी है जो कि आपके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने हमें बताया है। 6 ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और कौन सी रहेगी? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेस जो आपके नेचर में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा 3 ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वायरमेंट को गर्म करके रखती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं, और वो कौन सी है? ओजोन है, ओजोन है, वाटर वेपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये पीछे से कुछ लाइट का इशू है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी ओजोन है, ठीक है, ओजोन है, वाटर वेपर है आपकी, ठीक है, और ओजोन के बाद वाटर वेपर है, इंफ्रारेड रेज हैं, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं, आपकी ओजोन लेयर के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगर हम बात करते हैं आपकी जो है दैट मींस ओजोन की बात करें, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 2 चीजें, क्या? एक तो आपकी गुड ओजोन होती है, एक आपकी बैड ओजोन होती है। गुड ओजोन जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है, और बैड ओजोन जो होती है आपकी ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलती है। ये सब चीजें क्लियर है आपको? ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है प्रॉपर तरीके से? ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि जो धुआं होता है नीचे से आता है और ऊपर आके जम जाता है। जब ट्रोपोस्फीयर में चीजें जम जाती है ना, तो उसके साथ क्या होगा? आपका बैड ओजोन का पार्ट बनेगा, एसिड रेन जो है नीचे निकल के आएगी। वो एसिड रेन जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बनी होती है। ऐसे ही आपकी गुड जो होती है, गुड ओजोन लेयर दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फीयर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पॉइंट समझ आया? सो ये गुड और बैड का तो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि गुड ओजोन क्या है, बैड ओजोन क्या है, वो देख ली है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि पहली बार ओजोन होल कहां पे देखने को मिला था, ओजोन होल हमें देखने को मिला था पहली बार अंटार्कटिक के अंतर्गत, ठीक है, अंटार्कटिक के अंतर्गत देखने को मिला था। उस अंटार्कटिक के अंदर अगर मैं बात करूं, अंटार्कटिक में ओजोन होल देखने को मिला, उसके बाद एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था दैट इज कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें दैट इज इन द 1987, ठीक है, यस 1987 में बात आई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, जिसके अंतर्गत जो है आपको प्रोटेक्ट करके रखना था इन्वायरमेंट को, ग्रीन जितने भी ऐसी चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करती हैं उससे हमें बचाना था। तो दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो ऑल दिस इज अबाउट द दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें चलती रहती हैं, ये जो इससे हमें सीखना है कि हमें अपनी पेशेंस कभी भी नहीं खोनी चाहिए, ठीक है। ये लाइटें जाना मतलब कुछ इश्यू हो जाना पीछे से, तो कोई इश्यू नहीं है होता इन चीजों में, बट ये चीजें सिखाती हैं आपकी पेशेंस, आपकी पेशेंस सिखाती हैं कि आपकी पेशेंस कितनी है, ठीक है। कुछ चीजें आप डिसीजन लेते हैं तो गलत हो जाती हैं, तो उन गलत डिसीजंस में किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है। चलिए जी, ग्रीन हाउस गैस की बात करी थी, इसमें हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखने को हमें मिलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे फ्रियोन जिसे हम कहते हैं, वो जो कि आपका रेफ्रिजरेटर में, एसी वगैरह में हम यूज करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है कुछ एक्ट के ऊपर है। पेपर में जब भी आप एग्जाम देते हैं तो हमेशा कुछ एक्ट के ऊपर क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे उससे लोअर एग्जाम्स हो, तो ये सेंट्रल एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो कानून बनाए गए हैं हमारे अगेन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेपर में जब ये क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, तो कई बार तो ईयर देख लेते हैं ऐसे, या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में डाल देते हैं कि हाँ इसमें कौन सा ईयर था, इसमें कौन सा ईयर था। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना है, उसके लिए एक्ट 1947 का, ये सही है। माइनिंग एंड द मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जो माइनिंग और मिनरल्स को रेगुलेट करने के लिए एक्ट 1957 का है, ये सही है आपका, ठीक है। कस्टम एक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो कस्टम एक्ट जो है आपका 1962 का आता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट दैट इज इन द 1927, ये भी आपका सही है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी। 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपके सारे पॉइंट जो हैं आपके बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 इज द राइट वन, ठीक है जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डीडीटी एज ए पेस्टिसाइड इज, जो डीडीटी है इसका यूज करना हमारे लिए घातक साबित होता है, ऐसा क्यों है? पहली बात तो डीडीटी का मतलब क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल
ट्राइक्लोरो इथेन। सो दिस इज द डीडीटी फुल फॉर्म, दिस इज डीडीटी। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। तो ये जो है आपका एक इंसेक्टिसाइड की भी तरह यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, ये एक्चुअली मेनली इंसेक्टिसाइड की तरह, ठीक है। और ये है क्या, दिस इज द ऑर्गेनोक्लोराइड, दिस इज द ऑर्गेनोक्लोराइड, ये आपका ऑर्गेनोक्लोराइड है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर सम टाइम, ये गलत है। नॉट इजिली डिग्रेडेबल, यस, आंसर नंबर बी, ये आसानी से प्रकृति से नहीं जाता और प्रकृति में नुकसान करता है, दैट्स वाई ये हार्मफुल है हमारे लिए, इजीली डिग्रेडेबल नहीं है नेचर के अंतर्गत। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये गलत, ये गलत, ठीक है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है क्रिएट किया गया था आपका डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, दैट इज इन द 1873, और पेस्टिसाइड है, और आपका जो मैंने आपको बता ही दिया है, एंड दैट इज द इंसेक्टिसाइड। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड C14 H9C14, मैं लिख देता हूं C14 H9 C15। सो दिस इज द आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला ऑफ द डीडीटी। पेपर में अगर आपकी अगर लोअर एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट पीसीएस तक की मैं बात कर रहा हूं कि अगर किस्मत ही खराब होती है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन डाल दे कि डीडीटी की फुल फॉर्म, तो ठीक है, फॉर्मूला डाल दे, तो आपको याद रखना है C14 H9 और C15 जो है इसका फॉर्मूला होता है। चलिए जी अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए जी क्या है, नॉक नी सिंड्रोम। नॉक नी सिंड्रोम, नॉक नी का मतलब क्या है, जो नीज होती है ना आपके घुटना, जो घुटना है पैरों पे घुटना, ठीक है, वो नॉक करता है, टक 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 ऐसे करने लग जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी में फ्लोराइड जो है देखने को मिलता है, फ्लोरोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था दो तरीके से फ्लोरोसिस होती है। फ्लोराइड जो है आपका, एक तो डेंटल फ्लोरोसिस करता है, दांतों को नुकसान पहुंचाता है पहला, दूसरा स्केलेटल फ्लोरोसिस, ठीक है, यानी कि अस्थि पिंजर आपका बेकार वीक पड़ने लग जाता है, एंड दैट इज द फ्लोराइड। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द नॉक नी सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। अब बात यह है, फ्लोराइड के बारे में बात करूं तो फ्लोराइड जो है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी देखने को हमें मिलता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। बाकी बात करते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के साथ संबंधित है आपका आर्सेनिक। और आर्सेनिक, ठीक है, मरकरी जिसे हम Hg कहते हैं, इसकी ओर है सिनाबार, और इसकी कंजम्पशन से आपको मिनीमाटा डिजीज हो जाती है, मिनीमाटा डिजीज, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। कैडमियम की कंजम्पशन से आपको रोग हो जाता है इटाई डिजीज, इटाई। बोरोन और कैडमियम रॉड जो होती हैं, बोरोन और कैडमियम रॉड जो होती हैं, दे आर द कंट्रोल रॉड्स, ये आपकी कंट्रोल रॉड्स होती हैं, दैट इज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो ये देखिए जी, नॉक नी मतलब टक 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 ऐसे होने लग जाता है, और ये आपका नॉर्मल एंगल, सो दिस इज द नॉक नीड, ये ऐसी हो जाती है, और अगर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो बॉल लेग्ड होने लग जाती हैं, ऐसे फ्लोरीन के कारण देखने को मिलता है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि हम इसको नेचर में खत्म कर सकते हैं, दोबारा से नहीं बनेगा, और इसको हम रीयूज कर सकते हैं। पॉइंट समझ आया। जैसे डीकंपोजर्स होते हैं और सैप्रोफाइट्स जो होते हैं, ठीक है, वो इनको नेचुरल एजेंट्स होते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। ये वाले पार्ट है, ये वाला पार्ट। क्लियर जी। नॉन टॉक्सिक होते हैं, इसमें जो लेदर बेल्ट्स होती है ना, ये लेदर बेल्ट्स, दे आर द बायोडिग्रेडेबल। क्लियर। सिल्वर फॉयल, आयरन, प्लास्टिक, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। ये क्या करते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, ये आपके एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, पोल्यूशन, ये एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं, ये याद रखना। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो दीज आर द बायोडिग्रेडेबल सिंबल्स जो आपको देखने को मिलते हैं नेचर में। बायोडिग्रेडेबल दैट इज 100% जो है आपका नेचर फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्लियर। चलिए अगला आंसर बताइए। क्विनोन जो है आपका कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये एक ड्रग है मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए ड्रग है। मलेरिया जो है पैरासिटिक इंफेक्शन होती है, पैरासिटिक प्रॉब्लम है, और फीमेल एनोफ्लीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया को फैलाता है।
ठीक है। मलेरिया में आरबीसीज और लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये याद रखना। अब बात करते हैं कि कौन सा प्लांट जो है आपका जहां से क्विनीन बनता है, एंड दैट इज द सिनकोना। सिनकोना की जो आपकी बार्क होती है, जो टहनी होती है, छाल होती है, उससे हम बनाते हैं, दैट इज क्विनीन। आंसर नंबर बी। नीम याद कर लीजिए, नीम का साइंटिफिक नेम पेपर में कई बार देखा गया है एज़ेडिरेक्टा इंडिका, एज़ेडिरेक्टा इंडिका। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिनकोना इज द राइट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। प्रोड्यूसर गैस इज हाईली पॉइजनस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो आपकी बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन से, ये याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन से जो बनती है आपकी, दैट इज द, यस सॉरी, तो ये होती है प्रोड्यूसर गैस, और इसमें आपका देखने को मिलता है कंपोनेंट, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसकी ब्लड के साथ कंबाइन करने की बहुत शक्ति होती है, 200 टाइम्स कैपेसिटी होती है ब्लड के साथ कंबाइन करने की, जिससे नुकसान होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वाली चीजें खत्म होकर क्या बन जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाली चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर मैं बात करता हूं, H2S की बात करते हैं, मीथेन की अगर मैं बात करता हूं, CH4 की बात करता हूं, तो ये आपकी बायोगैस का पार्ट देखने को मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की अगर मैं बात करता हूं, तो ये एसिड रेन का पार्ट लेके आती है, ये याद रखना। आंसर नंबर बी। कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो है आपका व्हेन मिक्स्ड विद हाइड्रोकार्बन्स इट इज कॉल्ड कार्बोरेटेड वाटर गैस। ठीक है, दो गैसेज होती हैं, देखिए पॉइजनस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अगर मिलते हैं तो दैट इज कॉल्ड आपका वाटर गैस। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन मिलते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। ये याद करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अगला आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बायोपेस्टिसाइड के रूप में काम करती हैं, यानी कि जैविक कीटनाशक के रूप में काम करती हैं, बायोपेस्टिसाइड। यस, बायोपेस्टिसाइड, जिसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं, फंगस आता है, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। सो ऑल दीज आर द आपके प्रॉपर तरीके से बायोपेस्टिसाइड। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, डी। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी 1 2 3। ठीक है, सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो दीज आर द बायोपेस्टिसाइड, तो ऑल 3 आर द बायोपेस्टिसाइड। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। चलिए अगला आंसर बताइए। सारे के सारे बायोपेस्टिसाइड्स हैं। यस, कार्बन क्रेडिट वर्ड जो है आपका वो किसके साथ संबंधित है? देखिए, कार्बन क्रेडिट का मतलब यह होता है कि अगेन आपको नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना है, नेचर में पोल्यूशन कम होने से बचाना है, और इसके लिए कार्बन क्रेडिट वर्ड यूज किया गया था एट द टाइम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप लोग एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं नेचर में, तो आपको एक कार्बन क्रेडिट जो है मिलता है। 1 कार्बन क्रेडिट इज गिवन टू यू और द कंट्री। ठीक है, और ये जो है लिंक करता है आपका किसके साथ, क्योटो प्रोटोकॉल के साथ। क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में देखने को वैसे तो मिला था आपका, सॉरी 1997 में, और इसमें बात करी गई थी कि जो आपकी जो देश हैं आपके इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, पोल्यूशन को कम करना है, ये याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। क्योटो प्रोटोकॉल ये साइन किया गया था 1997 में, और आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो मैंने आपको बता दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए देखने को आपको मिला था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका 1987 में देखने को मिला था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिला था ओजोन डिप्लीटिंग जो गैसेस होती हैं या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उसको कम करना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, अगेन आपको प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, और ये बात करी गई है यहां पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को व्हाट इज कार्बन क्रेडिट। सो गाइस, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।
लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल की ओर आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई पेपर डाउट हो, क्वेश्चन हो, यहाँ पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप डॉक्टर विपिन गोयल का चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। फेसबुक के ऊपर विपिन गोयल के नाम से और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, ठीक है। और प्लस जिस तरीके से आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन में से पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये तो करते ही करते हैं, प्लस एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट करी है यहाँ पे, एंड मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यहाँ पे मैंने टॉपिक स्टार्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 100 टॉपिक्स, जिसका मैंने पहला एपिसोड आज रिलीज किया था। आईएनसी के ऊपर क्वेश्चन बनाए थे मैंने। कल भी एक क्वेश्चन आएंगे हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। कल हमारा टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी का, जो कि इसके अंतर्गत आएगा, 10,000 एमसीक्यू कोर्स में आएगा। इस कोर्स में आप कोड लगा सकते हैं VIP 10 लगा के, आपको ये जो कोर्स है आपको जस्ट 1299 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है। ये देख लेना। जीएस कोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं। इन कोर्सेज को आप ले सकते हैं स्टडी IQ ऐप पे, जहां हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे इसको ओपन करेंगे, सर्च बार में आपको डाल देना है 10,000। जैसे आप डालेंगे आपको कोर्स नजर आ जाएगा। फिर भी नजर ना आए तो बेस्ट सेलिंग कोर्स में व्यू ऑल करके नजर आ जाएगा, और अदरवाइज इसके नीचे जस्ट लॉन्च का बटन होगा, जस्ट लॉन्च के बटन में क्लिक करना, उसमें भी आपको कोर्स नजर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, और 10,000 एमसीक्यू कोर्स में अपलोड होते हैं, इसको अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ये सब चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये कोर्स देख लेना आप लोग, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं और आगे तैयारी अच्छी करनी है तो 10,000 एमसीक्यू कोर्स से आप पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने चीजें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। सुबह मिलेंगे हमारे मॉक एनसीईआरटी सीरीज में, जो कि कल मॉर्निंग 9 बजे होगी, और उसमें हम हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बने रहना और पढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद।